हेलो स्टूडेंट्स, बात करते हैं अपने चैप्टर 5 वंशागति एवं विभिन्नता के सिद्धांत के बारे में, जिसमें हम मेंडल के प्रयोग पढ़ चुके थे, मेंडल के नियम पढ़ चुके थे। लेकिन कुछ बच्चों के मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि उनको जीनोटाइप और फिनोटाइप समझ में नहीं आया, तो उसकी वीडियो मैं लास्ट में उन्हें बना के स्पेशली समझा दूंगी। फिलहाल हम अपना पहले चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें अभी ये एक टॉपिक बचा हुआ है, इसके बाद एक और टॉपिक बचा हुआ, उसके बाद मैं आपका फिनोटाइप और जीनोटाइप कंप्लीट करा दूंगी। तो आज जानते हैं लिंग निर्धारण की क्रियाविधि। कि लिंग निर्धारण की क्रियाविधि, इससे पहले हम जानते हैं कि हमने क्या पढ़ा था पिछले टॉपिक में। तो हम पढ़ रहे थे जुड़वा बच्चों के बारे में, जिसमें हमने एक युग्मनजी यमज को पढ़ा था, यानी कि मोनोजाइगोट ट्विंस क्या होते थे। द्वियुग्मनजी यमज को पढ़ा था हमने कि द्वियुग्मनजी यमज क्या होते हैं। और तीसरा पढ़ा था हमने श्यामी यमज के बारे में। ठीक है, आई होप कि वो आपके तीनों टॉपिक्स क्लियर हो गए हों कि हमारे एक युग्मनजी यमज किस तरीके से होता है, द्वियुग्मनजी यमज किस तरीके से होता है और श्यामी यमज किस तरीके से होता है। तो हम बता रहे थे आपको कि जो एक युग्मनजी यमज होता है वो तो एक कॉमन प्रोसेस है किसी भी फीमेल्स में, वो बेबी बर्थ का एक कॉमन प्रोसेस है। लेकिन जो द्वियुग्मनजी यमज होता है और श्यामी यमज होता है वो काफ़ी रेयर केसेस ऐसे हमारे सामने आते हैं। तो उसके बारे में हम बहुत डीपली बात करी थी। अब जानते हैं लिंग निर्धारण के बारे में कि जो लिंग निर्धारण की क्रियाविधि किस प्रकार से है। जब लिंग निर्धारण हमें पता होता है कि मनुष्य में जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो होती है 46। पहले भी जान चुके हैं हम कि वो 23 इस तरीके से होते हैं, पेयर में होते हैं। अब क्या होता है कि जो मनुष्य में जो गुणसूत्र होते हैं 44 जो होते हैं, जो 44 गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं दैहिक या कायिक गुणसूत्र, जिसको ऑटोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, और जो उसके बाद जो बाकी जो दो गुणसूत्र होते हैं 44 के बाद 45 और 46वां गुणसूत्र, ये होता है लिंग गुणसूत्र, यानी कि यही लिंग निर्धारण करता है। यानी कि नर होगा या मादा होगा, इसी के द्वारा लिंग निर्धारण होता है, जो कि एक्स वाई होता है या फिर एक्स एक्स हो सकता है। यानी कि फीमेल्स में एक्स एक्स और मेल्स में एक्स वाई होता है। इसको बोलते हैं एलोसोम। यानी कि ये होते हैं 22 पेयर में और ये होते हैं 1 पेयर में। ठीक है, अब एलोसोम के बारे में देखते हैं कि एक जोड़ी हमने ले लिया एलोसोम, एक नर हो गया एक मादा हो गया। तो नर में मिलेंगे एक्स वाई और मादा में मिलेंगे एक्स एक्स गुणसूत्र। जब एक्स एक्स मिलते हैं तो फीमेल्स होते हैं और एक्स वाई मिलते हैं तो मेल्स का जन्म होता है। ठीक है, अब 44 गुणसूत्र जो होते हैं वो मादा में एक समान होते हैं, बाकी दो असमान होते हैं। ठीक है, यानी कि 44 गुणसूत्र मादा हो या कोई नर हो, उनमें सब एक समान होंगे वो गुणसूत्र 44 के 44। लेकिन लास्ट के दो गुणसूत्र वो अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि एक्स एक्स और एक्स वाई में वो डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, उन्हीं से लिंग निर्धारण होता है। अब जानते हैं इसकी क्रियाविधि कि लिंग निर्धारण की क्रियाविधि जो वो किस प्रकार से है। तो गुणसूत्र होता है, उनका जो लिंग निर्धारण होता है वो दो तरीके से होता है। यानी कि सॉरी गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण, इसकी क्रियाविधि हम पढ़ेंगे, इसकी काफ़ी सारी क्रियाविधि हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एक्स एक्स और एक्स वाई, जो कि कॉमन गुणसूत्र हैं, जो मेल्स में और फीमेल्स में मिलते हैं, यानी कि जो ह्यूमन बींग्स में मिलते हैं। ये गुणसूत्र द्वारा लिंग निर्धारण होता है मनुष्य और ड्रोसोफिला मक्खी में। ड्रोसोफिला मक्खी होती है और मनुष्य, इनके बीच में ये गुणसूत्र मिलते हैं, यानी कि जो ह्यूमन बींग्स में मिलते हैं वही सेम गुणसूत्र ड्रोसोफिला मक्खी में मिलते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से इनमें आपस में संयोजन होता है और किस तरीके से इनमें भ्रूण का निर्माण होता है। मादा में क्या गुणसूत्र पाए जाते हैं एक्स एक्स, नर में पाए जाते हैं एक्स वाई। ये क्या हो गए, ये तो हो गए जनक, ये हो गए युग्मक। एक्स से क्या बनेगा, एक्स एक्स से क्या बनेंगे, एक्स एक्स से दो गुणसूत्र बनेंगे एक्स, और नर से एक्स वाई से क्या बनेंगे, एक्स अलग और वाई अलग। जब ये एक्स इससे संयोजन करता है, यानी कि यहाँ से यहाँ संयोजन करता है, तो एक्स एक्स बनता है, यानी कि मादा। अब ये एक्स जब इस वाई से संयोजन करता है तो क्या बनता है, एक्स वाई, यानी कि नर। अब जब ये गुणसूत्र इससे संयोजन करता है, एक्स एक्स मादा बनती है। अब जब ये वाला गुणसूत्र क्या करता है, ये वाला जो गुणसूत्र होता है फिर इससे संयोजन करता है तो एक्स वाई बनता है, यानी कि नर। यानी कि कुल मिला के इसमें 50% नर और 50% मादा बनती है फर्स्ट वाले में। अब देखते हैं दूसरा वाला गुणसूत्र, दूसरे वाले में क्या होता है। अब आता है दूसरा गुणसूत्र, ये होता है एक्स एक्स और एक्स जीरो। यानी कि ये यहाँ पे कोई गुणसूत्र नहीं है। जब यहाँ पे कोई गुणसूत्र एक सिंगल गुणसूत्र होता है तो उसको हम जीरो से दर्शाते हैं। किसी भी कोई भी ले लो, जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लो, अगर उसमें एक सिंगल गुणसूत्र पाया जा रहा है तो उसको हम जीरो से दर्शा देंगे। तो यहाँ पे जीरो इसीलिए लगाया क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं, यहाँ पे सिंगल एक्स गुणसूत्र है। एक्स एक्स और एक्स गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण ये होता है टिड्डी, खटमल और कृमियों में। ठीक है,
अब मादा गुणसूत्र क्या हुआ, मादा में पाए जाएंगे XX और नर में पाया जाएगा X0, यानी कि उसमें सिंगल एक X पाया जाएगा, जीरो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। लेकिन जीरो इसलिए लगाते हैं कि जिससे सिंगल इसको हम इस तरीके से डिनोट नहीं कर सकते। क्या होता है कि इन दोनों एक्स से क्या बनेंगे, एक्स एक्स सेपरेटली बनेंगे, इन X0 से क्या बनेंगे, X0 बनेंगे। ठीक है, अब ये वाला जो X जब इससे संयोजन करेगा तो मादा बनेगी, फिर ये इससे संयोजन करेगा इससे तो X0 नर बन जाएगा सिंगल। ठीक है, अब ये इससे आपस में संयोजन करेगा तो XX बन जाएगा, अब ये इससे संयोजन करेगा तो फिर नर बन जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी इजी प्रोसेस है और आपको हो सकता है आपकी बहुत अच्छे से समझ में आ जाए लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। और ये बहुत ऐसे क्वेश्चन है कि इसमें आप, ये स्कोरिंग क्वेश्चन है, यानी आप मार्क्स बहुत जल्दी स्कोर कर सकते हैं इनमें अगर आपकी समझ में आ जाते हैं बहुत ईजिली। इतना टफ नहीं है ये आपका लिंग निर्धारण वाला प्रोसेस। अब आता है तीसरा, ZW और ZZ गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण। ये किस में होता है, ये होता है कीटो मछलियों सरीसृपों में। ठीक है, अब कीटो मछलियों सरीसृपों में क्या होता है, इसमें मादा में पाए जाते हैं ZW गुणसूत्र और नर में पाए जाते हैं ZZ गुणसूत्र। अब ये तो हमें पता है कि ZW से क्या बनेंगे, Z अलग बनेगा, W अलग बनेगा युग्मक, इसमें ZZ बनेंगे। जब ये इससे संयोजन करेगा तो ZZ बनेंगे यानी कि नर बनेगा, फिर ये इससे करेगा तो ZZ बनेगा, नर बनेगा। अब ये WZ से करेगा तो ZW मादा बनेगी और ये फिर इससे करेगा तो ZW मादा बनेगी, यानी कि यहाँ भी 50% नर और 50% मादा बनेंगी। अब आता है फोर्थ, Z0, यानी कि पहले हम जीरो की बात कर चुके कि जीरो यहाँ पे कुछ नहीं है, ये सिंगल है, यानी कि यहाँ पे एक सिंगल गुणसूत्र है Z और ZZ गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण। ये होता है तितली और मॉप में। अब आप पूछेंगे मॉप क्या होता है, तो मॉप ये होता है कि जैसे कि गांव में, काफ़ी गांव में नहीं सभी जगह देखने को मिलता है, एक तितली, एक तो होती है तितली, दूसरी तितली टाइप में एक ऐसा होता है कि बारिश के मौसम में देखने को मिलती है कि लाइट पे चिपकी रहती है, वो तीतरी जिसको बोलते हैं गाँव में, वो होती है, उसको बोलते हैं मॉप। आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं या फिर गूगल पे सर्च कर सकते हैं आप कि मॉप क्या होती है। ठीक है, तो अब मादा का ले लेते हैं। मादा में क्या होता है, मादा में होते हैं Z गुणसूत्र और नर में होता है ZZ गुणसूत्र। इस Z से क्या बनेंगे, Z और 0 गुणसूत्र बनेगा और इससे ZZ बनेंगे। जब ये Z इससे संयोजन करेगा तो ZZ बनेगा, फिर ये इससे करेगा तो नर बनेगा। अब ये इससे Z करेगा तो मादा बनेगी और इससे Z ये करेगा तो मादा बनेगी, यानी कि यहाँ भी 50% मादा और 50% नर ही बनेंगे। अब वो तो बात कर रहे थे हम गुणसूत्रों द्वारा निर्धारण। ठीक है, अब यहाँ बात करती है जो द्विगुणित अगुणित क्रियाविधि क्या होती है, यानी कि 2n और n टाइप क्रियाविधि क्या होती है, क्योंकि ये आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही आपकी पूछी जाती है। तो ये होती है चींटी और मधुमक्खियों में। ठीक है, अब चींटी और मधुमक्खियों में इनके पहले, इनमें गुणसूत्र के बारे में जानने से पहले इनके बारे में जान लेते हैं कि किस तरीके से होती है मधुमक्खियाँ। जो मधुमक्खियाँ होती हैं इनको 3 में डिवाइड किया जाता है। मधुमक्खियों के 3 टाइप होते हैं। एक होती है इनमें रानी मधुमक्खी जिसको बोलते हैं क्वीन, ये होती है द्विगुणित जिसमें 32 गुणसूत्र पाए जाते हैं। दूसरी होती है इसमें श्रमिक मधुमक्खी जिसको बोलते हैं वर्कर, ये होती है द्विगुणित, इसमें भी 32 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब तीसरा होता है नर या ड्रोन जो होता है अगुणित। ये क्या करता है, इसमें ये अगुणित होता है इसलिए इसमें 16 गुणसूत्र पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बात है आपकी ये ध्यान देने योग्य है कि जो श्रमिक मधुमक्खी होती है इसका काम कुछ नहीं होता, यानी कि ये कोई निषेचन की क्रिया नहीं करती। इसका काम होता है खाली मधुमक्खी, जो ये ज़्यादा मेहनत करती है इसलिए इसका नाम श्रमिक मधुमक्खी रखा हुआ है, इसीलिए क्योंकि ये जो शहद वगैरह जो लेके आती है, जो उसमें रहने के लिए जो जगह बनाती है, ये वही काम करती है, बाकी इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती। ये जो ड्रोन होता है ये रानी मधुमक्खी के साथ संयोजन करता है आपस में, ये दोनों निषेचन करके किसी अपनी दूसरी जाति को जन्म देते हैं। बाकी ये मधुमक्खी का कुछ रोल नहीं है, बस खाली ये वर्कर होती है। इसीलिए देखते हैं इनमें। अब हमें पता है कि क्वीन जो होती है वो द्विगुणित होती है क्योंकि इसमें 32 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जो ड्रोन होता है वो अगुणित होता है, इसमें 16 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, जो क्वीन मधुमक्खी होती है जब ये 2n होती है, 2n और n का तो आपस में नहीं हो सकता ना संयोजन, तो n ही संयोजन होगा। तो जो क्वीन होती है उसमें जब युग्मक बनता है तो उसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। अब जो ड्रोन है उसमें होगा समसूत्री विभाजन, क्योंकि जब ये अगर इसमें अर्धसूत्री विभाजन होने लगा तो पहले ही इसमें 16 गुणसूत्र है, फिर 16 का 8 रह जाएगा, तो इसमें विभाजन यानी कि इसमें संयोजन नहीं हो पाएगा आपस में। तो इसमें क्वीन में अर्धसूत्री विभाजन होता है और ड्रोन में होता है समसूत्री विभाजन, यानी कि इसमें भी n युग्मक बनेगा और इसमें भी n युग्मक बनेगा। ठीक है, अब ये दोनों आपस में n निषेचन की क्रिया द्वारा क्या बनाएंगे, एक तो बनाएंगे रानी मधुमक्खी और दूसरी बनाएंगे श्रमिक मधुमक्खी।
यानी कि अब जो रानी मधुमक्खी और श्रमिक मधुमक्खी बनती है वो बनती है निषेचन के द्वारा। अब जो ड्रोन बनता है फिर वो कैसे बनता है? तो ये जो मादा जो होती है, क्वीन जो होती है, ये क्या करती है? ये एनिसेक जनन करती है। एनिसेक जनन यानी कि पार्थिनोजेनेसिस, यानी कि ये बिना नर युग्मक के ही अकेले अकेले ही अपने समान संतान उत्पन्न कर लेती है, इसको बोलते हैं एनिसेक जनन। तो ये बिना निषेचन के ड्रोन को पैदा करती है, यानी कि इसमें इसको किसी भी युग्मक की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। तो जो ड्रोन मध यानी कि जो मधुमक्खी होती है, ये ड्रोन के साथ निषेचन करती है, इसलिए रानी और श्रमिक मधुमक्खी बनाती है। और जो क्वीन होती है वो ड्रोन बनाती है बिना निषेचन के। तो ये बात आपको बहुत ध्यान देने योग्य है कि निषेचन के बाद क्या बनता है और बिना निषेचन के क्या बनता है। तो एनिसेक जनन के बारे में बात करते हैं कि नहीं, कि जो बिना नर युग्मक के ही मादा युग्मक अकेले ही अपने समान संतान उत्पन्न कर ले, तो इसको बोलते हैं एनिसेक जनन। ठीक है, ये टॉपिक आज का आपका पूरा हुआ। उसके बाद हम जान लेंगे मेंडल के ने जो रोगों के बारे में बताया था, यानी कि डाउन सिंड्रोम वगैरह, उन सब के बारे में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। उसके बाद हमारा जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा।